So today we are going to discuss the passive voice sentences. क्योंकि रीडिंग में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीडिंग में जो 80% 70 to 80% आपकी जो लैंग्वेज है वो पैसिव वॉइस में होती है. अगर आपकी रीडिंग में स्कोर्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सेंटेंसेस को गलत समझते हो. और जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं यूट्यूब के लिए पढ़ा रही हूँ और ये चीज़ आएगी बीच में, मैं क्लास आप लोगों की ले रही हूँ, इसलिए आप समझने पे ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ. जो आपके स्कोर्स इम्प्रूव नहीं हो रहे जिन स्टूडेंट्स के रीडिंग में, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं. लोकेशन मिल जाती है हमको, क्वेश्चन पढ़ के लोकेशन मिल जाती है कहाँ पर आंसर है, पर आंसर का मीनिंग गलत हो जाता है. और क्या चीज़ गलत होती है, कई बार क्वेश्चन का मीनिंग ही गलत समझते हैं हम. होता है ना ऐसे. कल मैंने कुछ स्टूडेंट से आप लोगों से मीनिंग पूछा था एक सेंटेंस का, आपने गलत बताया था, तो इसीलिए ये चीज़ आपको बता रही हूँ आज. ठीक है, ठीक है कमलजोत, ओके. द फर्स्ट सेंटेंस इज टेबल इज मेड बाय कारपेंटर. what is the symbol or what particular thing indicates that the sentence is of the passive voice? Passive voice sentence has always verb in the third form. ये एक तो आपने हमेशा याद रखना है. और उस थर्ड फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, या इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैड बीन, ये चीज़ें होंगी. अगर रीडिंग में आपके ब्लैंक्स आते हैं कई बार, तब भी आप ध्यान रखना. या अगर शुड, वुड, कुड, मे, माइट वाले सेंटेंसेस है ना और उनके आगे बी लगा हुआ है, शुड बी, कुड बी, वुड बी, मे बी, इसका मतलब आपको ब्लैंक के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म. आप यू शुड बी so smart that even a little glimpse of the sentence should make you understand what you have to do in your reading. Okay, so the first sentence is table is made by the carpenter. क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? यहाँ पर हमें ग्रामर का रूल जो है वो अपने आप को बताना होगा. जो मेरी एक्टिव पैसिव की जो वीडियोस आप लोगों ने देखी है उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ कैन वी चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव. यहाँ पर आपको उस चीज़ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. पैसिव को एक्टिव में चेंज करके देखो. पैसिव को एक्टिव में, टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इज है, इसका मतलब ये ता, ती, ते वाला सेंटेंस है. ये चीज़ आपको याद करनी है. अगर इज है तो ये ता, ती, ते वाला सेंटेंस है. इसका मतलब ये है कि टेबल कारपेंटर के द्वारा बनाया जाता है. अब आप इसको कह रहे हो टेबल कारपेंटर के द्वारा बनाया गया, या टेबल बनाया जा रहा था. रीडिंग में यही गलती हो जाती है. अगर आप ये कह रहे हो टेबल बनाया गया, तो ये तो पास्ट की बात हो गई. आप रीडिंग कर रहे हो, मान लो आपके सामने टेक्स्ट आया इसी तरीके का, वहाँ पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब जैसे आपने सिंपल सेंटेंसेस याद किए हैं ना, ता, ती, ते, एक्टिव वॉइस वाले किए हुए हैं ना, कि ता, ती, ते का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ही, शी, इट सिंगुलर है तो एस लगेगा. ऐसे बेटे इसमें भी आप याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये ता, ती, ते वाला सेंटेंस है पैसिव वॉइस का. ता, ती, ते वाला सेंटेंस है पैसिव वॉइस का. कारपेंटर के द्वारा टेबल बनाया जाता है, या कारपेंटर वालों टेबल बनाया जाता है. जो मैं पंजाबी च गल करा ते दा, दी, दे. ठीक है. अब यहाँ पे आ गया वर इनवाइटेड. अब इसकी क्या मीनिंग है? मैनी गेस्ट्स वर इनवाइटेड बाय माई फादर. बहुत सारे गेस्ट्स मेरे फादर के द्वारा इनवाइट किए गए. किए गए थे नहीं आएगा, किए गए. सिंपल पास्ट. जैसे बेटे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हम पढ़ते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट ता, ती, ते है. ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी इज के साथ. बस तुम्हें रीडिंग अगर इम्प्रूव करनी है ना, तो ये देखो, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि आज की जो टेक्नोफाइल जनरेशन है वो कितनी मुश्किल चीज़ें याद कर लेती हैं. ऐप्स को कैसे
हैक कैसे करना है, किसी के पासवर्ड को डी कोड कैसे करना है, कितना कुछ आप लोग याद कर लेते हो, आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। उसके मुकाबले तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये 5-6 सेंटेंसेस के एक ये वाले रूल भी याद कर लोगे, आपके रीडिंग में स्कोर इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। कि अगर वर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये पास्ट की बात है। और कौन सा पास्ट है, ये बिल्कुल सिंपल वाला पास्ट, कि बुलाए गए। ठीक है, बुलाए गए, बहुत सारे गेस्ट बुलाए गए मेरे फादर के द्वारा। और यहाँ पे क्या है, कारपेंटर के द्वारा टेबल बनाया जाता है। अगर बेटे यहाँ पर आर लिखा होता, आर, तो इसका हो जाता मेरे फादर के द्वारा बहुत सारे गेस्ट बुलाए जाते हैं। अगर इज आर आ गया ना तो ते ता ते ती वाला है। अगर वॉज वर है मतलब पास्ट की बात है। अब ये देखो नेक्स्ट है, हैवी टैक्स इज बीइंग चार्ज्ड बाय अथॉरिटी। तो इज बीइंग चार्ज्ड याद करो, ये इज बीइंग कैसे आया, क्योंकि जिस सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला था उसमें आईएनजी लगा हुआ था और वो उल्टा करके लिखा हुआ था कि अथॉरिटी इज चार्जिंग हैवी टैक्स। यही था ना सेंटेंस जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्टिव वॉइस का यही सेंटेंस दिया ना। अब अपनी शीट्स में देखो यही लिखा हुआ है ना, अथॉरिटी इज चार्जिंग टैक्स। इसका मतलब है इज के साथ आईएनजी, मतलब रहा है वाला सेंटेंस है। अथॉरिटी टैक्स चार्ज कर रही है, रहा है वाला सेंटेंस को जब हमने पैसिव में बदला तो हमने आईएनजी हटा दिया था वर्ब से। हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी थी, थर्ड, और आईएनजी की जगह हमने क्या लगा दिया था, बीइंग। तो बेटे सेंटेंस की जो टोन है ना वो कभी भी बदलती नहीं है। अगर वो एक्टिव से पैसिव हो जाता है ना, टोन वही रहेगी। तो जब भी आप बीइंग देखते हो, जब रीडिंग का सेंटेंस कर रहे हो तो समझ जाया करो ये वही वाला सेंटेंस है। अगर ये एक्टिव में लिखा होता तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगा होना था, और आईएनजी का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यानी कि इसकी जब मैं ट्रांसलेशन करूंगी, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मैं रहा, रही, रहे वाला ही टोन होगा। मेरा समझने में ये टोन आना चाहिए कि एक हैवी टैक्स चार्ज किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने एक्टिव टू पैसिव का जो कन्वर्जन था वो 99% बिल्कुल ठीक किया, और कुछ लोगों ने 100% भी ठीक किए हैं सेंटेंस। दैट इज़ वेरी गुड। इट मीन्स दैट यू हैव लर्नड द रूल्स। और दूसरी चीज़ जो आप सबको याद है वो ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ताती ते है, आईएनजी है तो रहा, रहे है, हैज हैव है तो हो चुका है। बस ये दोनों चीज़ें आपको याद है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता ये चीज़ को समझने में। जब भी आपको बेटे रीडिंग कर रहे हो और बीइंग नजर आ जाए ना, बीइंग, तो आप समझ लेना कि ये पैसिव वॉइस उसी एक्टिव वॉइस से बना है जिसमें वर्ब में आईएनजी लगा होता। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता, चाहे तो आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करके भी मीनिंग समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है हैवी टैक्स इज बीइंग चार्ज्ड बाय अथॉरिटी, तो इसका उल्टा क्या होगा, अथॉरिटी इज चार्जिंग हैवी टैक्स। बीइंग हट जाएगा और चार्ज के आगे आईएनजी लग जाएगा। यही तो होती है एक्टिव वॉइस। सीधा बोल रहे हैं हम, अथॉरिटी इज चार्जिंग हैवी टैक्स, उसी को उल्टा करके लिख दिया, हैवी टैक्स इज बीइंग चार्ज्ड बाय अथॉरिटी, अथॉरिटी इज चार्जिंग हैवी टैक्स, अथॉरिटी हैवी टैक्स ले रही है। और हैवी टैक्स इज बीइंग चार्ज्ड बाय अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी के द्वारा हैवी टैक्स लिया जा रहा है। तो बेटे एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ही इजी है, बस सब्जेक्ट इसमें ये उल्टा हो जाता है। जो इधर अभी ऑब्जेक्ट है, जब एक्टिव वॉइस में करोगे ये चीज़ आगे आ जाएगी, ये चीज़ पीछे चली जाएगी। बस जब आप रीडिंग करते हो आपने यही ध्यान रखना है। बस आपको याद क्या होना चाहिए, याद ये होना चाहिए कि अगर बीइंग है तो मतलब आईएनजी, आईएनजी का मतलब रहा, रही, रहे। और इज या आर है अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप उसी टाइम रूल याद कर लो कि अरे ये तो उस सेंटेंस से बना है जो ता ती ते वाले होते हैं, जिसमें हम सिंपल लिखते हैं कि कारपेंटर मेक्स अ टेबल, और इसी को उल्टा करके लिख दिया अ टेबल इज मेड बाय। जिसने इसको वापस एक्टिव में बदल लिया ना उसके लिए रीडिंग आसान हो जाएगी। आज हमने एक्टिव को पैसिव में बदला है और आपने रूल्स देख के बिल्कुल ठीक किया, ये बहुत ही अच्छा किया। अब एक थोड़ा सा इस चीज़ में भी मास्टरी कर लो कि पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलना है।
अगर आप ये चीज़ कर लोगे ना, थोड़े से क्वेश्चंस मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये चीज़ मैं करवाऊँ क्लास में कि पैसिव को एक्टिव में, इसको बंद कर दो, दोबारा बना लेंगे। हाँ बोल। मनीष भैया को जल्दी भेज दो। कौन से भैया को? मनीष भैया। ठीक है, मेक्स का इज मेड, अभी अभी आपने ये चीजें याद की ना कि मेक्स का इज मेड, ठीक है। इज मेकिंग का हो जाएगा इज बीइंग मेड, और उल्टा जो है उसको भी याद कर लो। इज मेड है तो मेक्स या मेक होगा, ठीक है। बीइंग मेड है मतलब इज मेकिंग या आर मेकिंग, जो भी सिंगुलर है के प्लूरल है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक हमने चीजें समझ ली है ना, थोड़ा सा और समझ लें ताकि 100% काम पूरा हो जाए, ठीक है ना। अगर ये चीज आपने नहीं ना समझी, फिर वो जो हमारी पिछली मेहनत है वो खराब हो जाएगी सारी, समझ गए ना। जो 2 दिन से हम जो मेहनत कर रहे हैं एक्टिव पैसिव पे, ये आज उसका लास्ट कंक्लूजन है, कंक्लूडिंग पार्ट है कि उसको रीडिंग में कैसे हमने समझनी है ये चीजें विद द हेल्प ऑफ द रूल्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? अब हम आते हैं ये, द रूल्स हैड बीन फॉलोड बाय इंडिविजुअल्स। अब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस। हाउ विल यू कन्वर्ट? ये जो इंडिविजुअल्स है ये पहले आ जाएगा, इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, और हैड बीन की जगह हैड हो जाएगा, हैड फॉलोड रूल्स जो पहला था वो हो जाएगा बाद में। इसका मतलब, और जब हमें पता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कर चुके थे, कर चुके, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स रूल फॉलो कर चुके थे, और ये पैसिव वॉइस में लिखा है रूल्स इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉलो किए जा चुके थे, सेम बात है। ये टेक्निकलिटी अगर आपको समझ में आ गई, बिलीव मी, रीडिंग विल बिकम योर कप ऑफ टी। It will become so easy for you if you will take these particular technicalities with you when you are doing reading. Don't do reading like that only, you know, superficially, ऊपर ऊपर से कर ली, thoroughly समझ नहीं रहे आप। हाँ, जिसको रूल नहीं पता वो अलग बात है। अब आपको रूल्स पता है ना, तो आप उस हिसाब से कंटेंट को समझना है। नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स वर बीइंग किल्ड बाय हंटर्स। अगेन बीइंग का मतलब ये सेंटेंस आईएनजी वाली होगी, ये वर्ब जरूर एक्टिव में जब रही होगी, है ना। तो किल्ड की जगह क्या रहा होगा? किलिंग। और उल्टा चलेंगे, हंटर्स वर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स। हंटर्स वाइल्ड एनिमल्स को मार रहे थे, और इसी को उल्टा कर दिया, वाइल्ड एनिमल्स हंटर्स के द्वारा मारे जा रहे थे। क्लियर है आपको? ठीक है। नेक्स्ट है, द रूल्स हैव बीन चेंज्ड बाय मैनेजर। रूल्स हैव बीन चेंज्ड, मुझे बस ये याद रखना है कि ये हैव बीन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो यहाँ हैव बीन ना होता, यहाँ अकेला क्या होना था? हैज या हैव। वो तो एक्टिव से पैसिव में करो तो बीन लगाना पड़ता है, ऐसे एक्टिव से पैसिव में करो तो BEING लगाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज समझ लो कि यही था सेंटेंस कि मैनेजर, अब ये प्रेजेंट है, हैव, मैनेजर वैसे सिंगुलर है, हैव नहीं लिख सकते, हैज लिखना पड़ेगा। मैनेजर हैज चेंज्ड द रूल्स, मैनेजर रूल्स चेंज कर चुका है, और ये पैसिव वॉइस में रूल्स मैनेजर के द्वारा चेंज किए जा चुके हैं, ये इसका मीनिंग है। जैसे मैं कल आपसे जो सेंटेंस नहीं पूछ रही थी कि कुड बी अफेक्टेड बाय, ये सबने गलत मीनिंग बताया। क्या चीज थी वो? कुछ लिखा था कि डैश कुड बी अफेक्टेड बाय द डैश। इसका ये मतलब है कि जो ए, मान लो ए लिखा है, ए कुड बी अफेक्टेड, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय बी। इसका मतलब है ए जो है वो बी के द्वारा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया जा सकता था, कुड बी। मोडाल्स की जब बात आती है ना, वुड, शुड, कुड, मस्ट, उसमें एक्टिव से जब पैसिव करना हो बेटे तब बी लग जाता है। जैसे ऑल सिटीजन्स शुड फॉलो रूल्स, अब इसी का उल्टा कर दो, रूल्स शुड बी फॉलोड बाय ऑल सिटीजन्स। और रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ, आइल्स की जो रीडिंग है स्पेसिफिकली
मैंने आपको पहले ही बताया 70 to 80% जो है वो पैसिव वॉइस ही यूज करते हैं, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश जज करना चाहते हैं कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज ट्विस्टेड टेक्स्ट्स. व्हाट इज पैसिव वॉइस? इट इज जस्ट अ ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस. ट्विस्ट कर दिया, जो चीज आगे थी वो पीछे ले गए, जो पीछे थी वो आगे ले गए. राम हैज मेड अ काइट. ठीक है, राम आगे है, काइट पीछे है. बस आपको इतना पता होना चाहिए हैज का मतलब है कर चुके हैं. राम काइट बना चुका है या राम ने काइट बनाई है. अब पैसिव में क्या करना है? उल्टा कर देना है. काइट को आगे ले आए, राम को पीछे, कि काइट राम के द्वारा बनाई गई है. बस जब आप रीडिंग करते हो आपने यही चीज समझनी है. आपको ये पता होना चाहिए बेटे कि हैव बीन है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में ये हैज हैव वाला सेंटेंस था, चुका चुकी वाला सेंटेंस था. अगर बीइंग है तो आप उसी टाइम समझ जाओ कि ये बेटे आईएनजी वाला ही सेंटेंस है, रहा है, रही है में इसका मीनिंग आएगा. अगर वर वॉज है तो रहा थे, रहे थे. और अगर आर इज है, इज या आर है, इसका मतलब रहे हैं. पर टोन यही रहेगी रहा रही वाली. अब रहा रही वाले सेंटेंस को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो कि वो कर चुका है, वो गलत हो जाएगा. फिर तभी आपके आंसर गलत हो जाते हैं रीडिंग में, आप गलत समझ लेते हैं. अब कभी भी रीडिंग में आपको सेंटेंस आए उसको उल्टा समझना है कि हंटर्स के द्वारा मारे जा रहे थे क्या? वाइल्ड एनिमल्स. ऐसे ही कल जो मैंने सेंटेंस बताया, ए कुड बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय बी. इसका क्या मतलब है? बी के द्वारा, ए बी के द्वारा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो सकता था क्या? ए. ऐसे उल्टा समझोगे, मैनेजर के द्वारा चेंज किए जा चुके थे रूल्स. अथॉरिटी के द्वारा चार्ज किया जा रहा था. नो, चार्ज किया जा रहा है क्योंकि इज लिखा हुआ है. चार्ज किया जा रहा है हैवी टैक्स. ऐसे ही मेरे फादर के द्वारा इनवाइट किया गया गेस्ट्स, बहुत सारे गेस्ट्स को. यहाँ वर है तो इनवाइट किया गया. अगर हैड बीन होता तो इनवाइट किया गया था या किया जा चुका था. ठीक है, अब आते हैं इस सेंटेंस पे. अ पोएट्री विल बी क्रिएटेड बाय हिम. अब आप बताओ इसको कैसे समझेंगे? उल्टा पढ़ेंगे. उसके द्वारा क्रिएट की जाएगी एक पोएट्री, क्योंकि विल आ गया. ठीक है, विल बी क्रिएटेड. और कौन से सेंटेंसेस थे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है आपको? यस. नेक्स्ट सेंटेंस. Lectures were being given by teachers. अभी देखो, लेक्चर्स वर बीइंग गिवन बाय टीचर्स. इसको क्या मीनिंग है इसका? यहाँ से शुरू करेंगे. टीचर के द्वारा, टीचर के द्वारा वर बीइंग गिवन, दिए जा रहे थे. क्या दिए जा रहे थे? लेक्चर्स. ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे आप गलती करते हो समझने में. ये चीज को पकड़ना है हमें, इस चीज को. ये सबको ये समझ आ जाती है सबको बात की लेक्चर देने की बात चल रही है और टीचर की बात चल रही है, पर आप करेक्ट मीनिंग में निकाल दे. कोई कहेगा टीचर ने लेक्चर दिए. मोस्टली मैंने देखा है रीडिंग का कोई भी सेंटेंस होता है ना, आप पास्ट में उसका मीनिंग निकाल देते हो. टीचर्स ने लेक्चर दिए, क्या है यहाँ पर? टीचर्स के द्वारा लेक्चर्स दिए जा रहे थे. और अगर आर बीइंग लिखा है, लेक्चर्स आर बीइंग गिवन बाय टीचर, तब जा रहे हैं. यस, टीचर के द्वारा लेक्चर दिए जा रहे हैं. ठीक है, अगला सेंटेंस क्या था? The work will have been finished by him. The work will have been, yes, Finished by him. अब आप बताओ इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी?
बाय हिम, उसके द्वारा, किसी बॉय की बात चल रही है, हिम लिखा है, उसके द्वारा काम खत्म किया जा चुका होगा। जहां पर भी हैव आ जाए ना, समझ लो चुका, चुके की बात होती है। सिंपल हैज हैव है मतलब कर चुका है, विल हैव है मतलब कर चुका होगा। ठीक है, ये लिख लो आप, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको तभी समझ में आएगा, आप रिवाइज तभी कर पाओगे इसको प्रॉपरली जब आपके पास ये चीज लिखी होगी, सिर्फ सुनने से नहीं होगा यार। ठीक है, उसके द्वारा काम खत्म किया जा चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? Homemade food is eaten by them. Homemade food is eaten by them. इसका मतलब है उनके द्वारा खाया जाता है। ता वाला सेंटेंस है ये। क्या? होममेड फूड, उनके द्वारा this is the correct translation, and when you are doing the reading you should always be careful about these particular things. Okay, what is the next sentence? The cloth has been cleaned by chemicals. The cloth has been cleaned by chemicals. इसका क्या मतलब है कि केमिकल्स के द्वारा क्लॉथ साफ किया जा चुका है। किया जा चुका क्यों बोला? क्योंकि हैज आ गया था। जहां पर भी हैज आएगा उसका ये मतलब है कि ऐसा हो चुका है। क्योंकि हैज या हैव है तो चुका है, अगर हैड होता तो चुका था, और विल हैव का मतलब चुका होगा। बस ये थोड़ी सी आप चीजें याद कर लोगे ना, इतनी मुश्किल नहीं है। बस टेक्निकलिटीज को माइंड में रखना है हमने। जब भी रीडिंग करने बैठे और हम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे या कोई बुक पढ़े, ऑलवेज बी फोकस्ड टुवर्ड्स द वर्ब्स। ठीक है, किस चीज पे हमें ध्यान देना है? मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो रीडिंग है ना, अब उसके स्कोर्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो, ड्रामेटिकली इस डिस्कशन के बाद, और हम जो 2 दिनों से कर रहे हैं काम। बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जिसके 17-18 आ रहे थे उसके सीधा 26-27 पे जंप कर जाए हम स्कोर्स। ठीक है, देयर शुड बी अ जंप इन योर स्कोर्स, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू विल फोकस ऑन द वर्ब्स। सेंटेंस के जब वर्ब्स पे आप फोकस करोगे तब हमें हमेशा ये बोला जाता है रीडिंग में कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, कीवर्ड, और हमें ये लगता है कीवर्ड मतलब जो प्रॉपर नाउन्स है, जैसे यूएस, यूके या ईयर्स हो गए, या किसी चीज़ का नाम हो गया, प्रॉपर नाउन्स हो गई जैसे, उस चक्कर में हम इन वर्ब्स की तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते। और अगर हम वर्ब की तरफ ध्यान देते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़, हैव, हैड, इन्हें हमेशा हम इग्नोर करते हैं। ऑलवेज हमें लगता है ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन द रीडिंग, ओनली द हैवी वर्ड्स दे आर इम्पॉर्टेंट, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दीज वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। एंड वर्ब्स से भी ज़्यादा हेल्पिंग, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई कंपनी है, किसी कंपनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए लो ग्रेड एम्प्लॉयज का कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ किसी कंपनी में मैनेजर बैठे हुए हैं ऑफिस में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बिल्कुल खाली है, वर्कर्स है ही नहीं, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम ना हाई
लेवल के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ना, वी ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द ग्रेड 4 एम्प्लॉयज या जो लो कैटेगरी के वर्कर्स हैं। हम सोचते हैं यार ये तो एम ही है, इनका कुछ नहीं है, जबकि असली बात तो ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्री या कंपनी वो चलती ही वर्कर्स और लेबर के सिर पे है। अगर वो ये अपना काम करना बंद कर देंगे तो काम ही ठप हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है जैम हेड है ना, इनको भी हम अंडर एस्टिमेट ना करें। हम हमेशा भारी भरकम वर्ड्स को हम या किसी कंट्री के नेम को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जी, ये चीज़ या कुछ और मान लो लिखा हुआ है कोई और वर्ड्स। बंद होगी वीडियो Storage problem. अभी हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर दो। मैंने तो आपको समझानी है बात। मैं चाहती हूँ मंडे को ना, मतलब मुझे थोड़ा सुकून मिले आपके